Today's class is all about painting and sculpture, and it is an important topic. तो हम राजपूत मिनिएचर पेंटिंग के बारे में भी बात करेंगे। गांधार, मथुरा, अमरावती और चोला स्कल्पचर जो कि नटराज का स्कल्पचर है। चूँकि गुफा की दीवारें बेसाल्टिक रॉक होंगी या ऐसे रॉक्स होते हैं जिन पे कलर्स चिपकते नहीं हैं या कलर स्टे नहीं करते हैं, तो ऐसी तकनीक अपनाई गई जिसके तहत छोटा होगा, ठीक है, बहुत बड़ी पेंटिंग्स नहीं होती हैं। अकबर ने पेंटिंग को बहुत बढ़ावा दिया, ठीक है। ना सिर्फ ये दो लोग, पेंट का भी प्रोडक्शन होता था, पेंट प्रोडक्शन से भी कारखाने थे, इवन हाउस होल्ड मटीरियल पे भी पेंटिंग का प्रचलन बढ़ने लगा। कहा जाता है कि जहांगीर को सिर्फ दो ही शौक थे, ठीक है, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ वाइन एंड दूसरा उनको पेंटिंग करना बहुत पसंद था। रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, सो ये बहुतायत में इन थीम्स को प्रेजेंट किया जाता था। हाय, वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। सो अब तक हमने 3 क्लासेस आर्ट एंड कल्चर की कंप्लीट कर ली हैं और आई होप कि आपको उससे कुछ फ़ायदा होगा। एंड आई हैव अ रिकमेंडेशन टू यू दैट वाइल फॉर ईज ऑफ लर्निंग एंड मोर ओवर that already notes are there on the PPTs then. So what you need to do, that you need to have a little bit of more concentration, focus on the things which are elaborated, try to understand, और notes already आपको मिल रहे हैं because for saving time I have written it then. So today's class is all about painting and sculpture then, and it is an important topic, particularly if I have to pick कि मुझे अगर एक कोई पिक करना हो टॉपिक जो प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो मैं कहूँगा कि स्कल्पचर then, और मेंस में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और स्कल्पचर में भी स्पेसिफिकली पोस्ट मौर्य स्कल्पचर के गांधार का स्कल्पचर, फिर मथुरा का स्कल्पचर, अमरावती का स्कल्पचर। पेंटिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक तो मेंस में थोड़े कम क्वेश्चंस रहे हैं, बट प्रीलिम्स में क्वेश्चंस रहे हैं देन। और इन क्वेश्चंस का वास्ता मेनली या तो अजंता के म्यूरल पेंटिंग से है, भित्ति चित्र से है, या फिर मुगल पीरियड के पेंटिंग से है। कभी कभी राजपूत पेंटिंग से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक क्यूरेटेड लिस्ट बनाकर कि क्या प्रॉबेबल टॉपिक्स हो सकते हैं आपके अपकमिंग प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में, तो वही टॉपिक्स हम आज की इस क्लास में कवर करने जा रहे हैं। तो जहाँ तक बात आती है टॉपिक्स के कवरेज की, ठीक है, तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड मैं आपको बताना चाहूँगा कि टॉपिक्स क्या कवर होंगे। अजंता म्यूरल के बारे में बात करेंगे, अजंता भित्ति चित्र, और उसके बाद हम मुगल मिनिएचर पेंटिंग की बात करेंगे। मुगल मिनिएचर पेंटिंग में 3 स्टेजेस हैं। अकबर के टाइम पर क्या डेवलपमेंट था, जहांगीर के टाइम पर क्या डेवलपमेंट था, और शाहजहां के टाइम पर क्या डेवलपमेंट था पेंटिंग के सेक्टर में। तो औरंगज़ेब इसलिए नहीं डिस्कशन होता है क्योंकि वहाँ पे सब कुछ डिक्लाइन हो गया। अब मुगल पेंटिंग का वो फेज़ जब औरंगज़ेब आते हैं तो डिक्लाइन हो रहा है, तो उस समय मुगल पेंटर्स वो राजपूत किंगडम्स में पलायन करते हैं और वहाँ डेवलपमेंट होता है राजपूत मिनिएचर पेंटिंग का। तो हम राजपूत मिनिएचर पेंटिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो इसके बाद तीसरा पड़ाव आता है कि मॉडर्न इंडिया का पेंटिंग। तो मॉडर्न इंडिया में राजा रवि वर्मा और उसके अलावा नंदलाल बोस। अब जहाँ तक बात आती है स्कल्पचर की, तो स्कल्पचर्स की बातचीत में हमारा जो आज का ये क्लास है वो कॉन्सेंट्रेटेड है अराउंड गांधार, मथुरा, अमरावती और चोला स्कल्पचर जो कि नटराज का स्कल्पचर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हीं टॉपिक्स के साथ। तो पहले मैं कवर करूँगा पेंटिंग का सेक्शन, फिर उसके बाद दिन हम स्कल्पचर पर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ द पेंटिंग, एंड पेंटिंग्स में भी सबसे पहला अजंता म्यूरल। सो अजंता म्यूरल के बारे में अगर जो बात करें, म्यूरल का मतलब होता है भित्ति चित्र, और भित्ति चित्र का मतलब होता है कि जो पेंटिंग्स दीवारों पर बनाई जाती है, बट स्पेसिफिकली अजंता एक केव है, तो केव की दीवारों पर, गुफा की दीवारों पर बनाई गई पेंटिंग है। और अजंता पेंटिंग को मदर ऑफ मेनी पेंटिंग्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि जो तकनीक और जिस तरीके से अजंता पेंटिंग को बनाया गया है और आज तक सरवाइव कर रहा है वो अविश्वसनीय है। इस वजह से ये मदर ऑफ ऑल द पेंटिंग्स ऑफ इंडिया, ऑलमोस्ट ऑल द पेंटिंग्स। सो जो अजंता के पेंटिंग्स हैं उनको हम फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग्स कहते हैं। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप ये सुन रहे हो तो कृपया लिखने की भी कोशिश करें। ऑलरेडी मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और कुछ चीज़ें मैं लिखता हूँ इस पर, तो आप भी साथ साथ लिखने की कोशिश करें।
इसी वे में आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि बार बार लिखना और फिर उसके बाद दिन वापस आना, इट विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम एंड इट विल किल टाइम। तो फिर से समझिए, ठीक है। तो अजंता म्यूरल भित्ति चित्र हैं जो अजंता की गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए हैं, और ये फ्रेस्को पेंटिंग है। अब इन्हें फ्रेस्को क्यों कहते हैं? क्योंकि तकनीक का नाम है फ्रेस्को। फ्रेस्को ये वो पेंटिंग है जिनके कलर्स को पानी में मिक्स कर कर दीवार पर लगाया जाता है। बट चूँकि गुफ़ा की दीवारें बेसाल्टिक रॉक होंगी या ऐसे रॉक्स होते हैं जिन पे कलर्स चिपकते नहीं हैं या कलर स्टे नहीं करते हैं, तो ऐसी तकनीक अपनाई गई जिसके तहत, अब मैं टेक्निक के बारे में लिख रहा हूँ कि ये क्या करते हैं कि बहुत पहले स्टेप में इन वेरी फर्स्ट स्टेप व्हाट दे डू कि एक मिक्सचर बनाते हैं काउडंग, क्ले और राइस हस्क का, ठीक है। तो काउडंग, क्ले और राइस हस्क। तो काउडंग आप ऑलरेडी भली भांति परिचित हैं, क्ले मिट्टी और राइस हस्क चावल के ऊपर, धान के ऊपर जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे राइस हस्क कहते हैं। इसको थोरोली मिक्स करते हैं, दीवार पे लगाया जाता है। लगाने के बाद इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं, और उसके बाद दिन अगले स्टेप पे इस पे एक लाइम प्लास्टर की कोटिंग होती है। सो लाइम प्लास्टर की कोटिंग, और लाइम प्लास्टर की कोटिंग बेसिकली चूने की कोटिंग। तो जब चूने की कोटिंग हो गई तो उसके बाद जब वो भी दोबारा सूख गया तो फाइनली इस पे पेंटिंग बनाई जाती है। अब इस मिक्सचर का क्या पर्पस है, समझो आप इस बात को। इस मिक्सचर का पर्पस ये है कि एक तो ये दीवार से स्टिक करके रहता है, और इस मिक्सचर की प्रॉपर्टी है कि ये कलर को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद धीरे धीरे ये कलर जो होता है वो केव के वॉल पर एडजॉर्ब होता है। तो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा दो प्रोसेस, एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब, केमिस्ट्री में भी कभी कभी पढ़ाते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में आप अंतर फिजिक्स से खोजिएगा, ठीक है। तो केव की वॉल पे ये एडजॉर्ब होता है, और एडजॉर्ब होने में समय लगता है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग्स को बार बार दोहराया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने आज पेंटिंग बनाया, 1 महीने बाद फिर से वापस उसमें कलर भरा गया, 2 महीने बाद वापस उसमें कलर भरा गया, तो ये प्रोसेस लंबा चलता है। और इस लंबा चलने के प्रोसेस में होता क्या है कि जो मिक्सचर ने एब्जॉर्ब किया है कलर, वो दीवार पर इम्प्रिंट होता है, और मे बी 5 साल के बाद आप ये इनिशियल मिक्सचर दीवार से हटा दो तो आपको भली भांति उसी तरह का पेंटिंग केव के वॉल पर दिखेगा। और इसका मतलब कि केव के वॉल ने उसको एडजॉर्ब कर लिया है अंदरूनी सतह तक, और अब ये पेंटिंग हजारों साल सरवाइव करने वाला है। इसीलिए इस टेक्निक को सबसे बेस्ट टेक्निक माना जाता है लॉन्जेविटी के लिए। लॉन्जेविटी का मतलब कि पेंटिंग ज़्यादा समय तक दीवार पर रह सके। तो ये एक बात हो गई। अब आगे आते हैं, ठीक है, कि अजंता में आप केव्स के बारे में जब पढ़ते हो तो आप जानते हो कि टोटल 29 केव थे, 29 में से सब के सब बुद्धिस्ट थे, और 4 चैत्य और 25 विहार थे। तो अजंता की जो पेंटिंग्स हैं वो प्योरली बुद्धिस्ट इन नेचर हैं। तो जो थीम्स हैं वो प्योरली बुद्धिस्ट इन नेचर हैं, कि बुद्धिस्ट थीम पर बेस्ड हैं। इसके अलावा कुछ फेमस पेंटिंग्स हैं जो अजंता के अंदर हैं। तो एक उसमें है पदमपनी, ये बोधिसत्व का डिपिक्शन है। तो महायान बुद्धिज्म में बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है, और बोधिसत्व के डिपिक्शन में दैट पदमपनी, वज्रपनी ये नाम आते हैं। तो पदमपनी कौन है? कि ये वो बोधिसत्व हैं जो एक कमल का फूल लेकर खड़े हैं और उसकी तरफ देख रहे हैं। इनका एक दूसरा नाम है अवलोकितेश्वर। फिर वज्रपनी, तो इसमें बोधिसत्व को एक वेपन के साथ दिखाया गया है। वेपन मतलब किसी भी तरह प्रकार का वेपन, किसी भी तरह तो नहीं कहेंगे, लेकिन वज्र आपने हो सकता है कि महाभारत रामायण में देखा होगा कि जब महाभारत रामायण के युद्ध होते थे तो फिर सभी योद्धा जो बड़े योद्धा थे वो बड़े योद्धा ऐसे हाथ करते थे और वज्र उनके हाथ में आ जाता था। तो काइंड ऑफ दैट कि वज्रपनी इज डिपिक्शन ऑफ द बोधिसत्व विद द वज्रा और थंडर बोल्ट। फिर फ्लाइंग अप्सरा, ठीक है, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा डाइंग प्रिंसेस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं जो कि अजंता की गुफाओं में हैं। तो अजंता की गुफाओं में जो पेंटिंग है उनको फ्रेस्को म्यूरल कहते हैं, और ये प्योरली बुद्धिज़्म पे आधारित हैं, और ये कहे जाते हैं कि मदर ऑफ द मेनी इंडियन पेंटिंग्स। अब आगे बढ़ते हैं अजंता की पेंटिंग से
कि जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्यूरेटेड टॉपिक है वो है मुगल पेंटिंग। सो आइए देखते हैं मुगल पेंटिंग की क्या विशेषताएं हैं। तो मुगल पेंटिंग, अब देखिए अजंता की पेंटिंग का जो टाइप था वो म्यूरल था। म्यूरल का मतलब वॉल पेंटिंग, भित्ति चित्र, और मिनिएचर पेंटिंग है टाइप मुगल पेंटिंग का हिसाब किताब, ठीक है। तो मैं मिनिएचर पेंटिंग के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा कि नाम ही जैसे सजेस्ट कर रहा है कि मिनिएचर है, छोटा होगा, ठीक है, बहुत बड़ी पेंटिंग्स नहीं होती हैं। तो मिनिएचर पेंटिंग्स छोटे होते हैं, ठीक है, साइज में छोटे होते हैं। फिर उसके अलावा बिगिनिंग में जब ये पेंटिंग्स बनने स्टार्ट हुए थे तो ये बहुत छोटे होते थे, बट मुगल समय आते आते थोड़ा इनका आकार बढ़ गया। तो दो पेंटिंग्स छोटे होते हैं बट डिटेलिंग बहुत होती है। तो डिटेल्स का के नाम पर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जाती है। एंड और इस पेंटिंग में बहुत सारे ट्रेडिशन है कि नॉट ओनली द पेंटिंग्स फॉर हैंगिंग पर्पज इज क्रिएटेड, कि दीवार पे लटकाने के लिए, बट उसके अलावा पेंटिंग्स की किताबें भी बनती थी इस पीरियड में। अब इससे रिलेटेड एक कहानी बताना चाहूँगा आपको कि जब तक दैट मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, ठीक है, तो उसके पहले भी मिनिएचर पेंटिंग भारत में बनाए जाते थे। और ये मिनिएचर पेंटिंग पाल पेंटिंग थे, ठीक है, जो पाल वंश के शासकों द्वारा पैट्रोनाइज थे बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में। फिर उसके अलावा अपभ्रंश से एक मिनिएचर था वेस्टर्न इंडिया में। बट एक नई बिगनिंग होती है मुगल्स के आने के बाद। तो बाबर के समय पे पेंटिंग में तो कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ। हुमायूं के जो पहला फेज थे उसमें कोई डेवलपमेंट इस हिसाब का नहीं हुआ। लेकिन जब हुमायूं वॉज इन ईरान, जब शेरशाह सूरी का रूल था, हुमायूं ईरान में थे और 1555 में हुमायूं रिटर्न बैक टू इंडिया। तो उस समय हुमायूं अपने साथ 2 पर्शियन पेंटर्स को लेकर आए थे, और इन 2 पर्शियन पेंटर्स का नाम मैंने यहाँ पर लिख रखा है, अब्दुस समद एंड मीर सैयद अली। अब इन दोनों पेंटर्स के आने के वजह से एक नया स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग स्टार्टेड इन इंडिया, और इस नए स्टाइल को हम कहते हैं सफाविद स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो इन लोगों ने जिस तरह की चित्रकला की, उस चित्रकला को हम कहते हैं सफाविद स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अब मैंने इनको अकबर्स वर्कशॉप के अंदर क्यों लिखा है? द रीज़न इज कि 1555 में हुमायूं वापस आते हैं, पर उनकी मृत्यु हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली वो सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अकबर को सम्राट घोषित किया जाता है, और अकबर के ही वर्कशॉप में ये लोग काम करते हैं। तो अब अकबर के वर्कशॉप मतलब पेंटिंग वर्कशॉप के, उनके कारखाने की क्या खासियत है? तो सबसे पहले कि अकबर ने पेंटिंग को बहुत बढ़ावा दिया, ठीक है। ना सिर्फ ये 2 लोग उनके उनके कोर्ट में काम कर रहे हैं, उसके अलावा उन्होंने मुगल पेंटिंग के गेट को बाकी पेंटर्स, इंडियन पेंटर्स के लिए भी खोल दिया। तो एक तरह से वो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे थे। उसके अलावा पेंटिंग के कारखाने थे, जिनको हम वर्कशॉप कहते हैं, तो पेंटिंग के कारखाने थे। देन कारखानों में पेंटिंग, नॉट ओनली पेंटिंग फॉर एस्थेटिक पर्पस वॉज क्रिएटेड, कि दीवार पे लगाने के लिए, खूबसूरती घरों की बढ़ाने के लिए, उसके अलावा पेंट का भी प्रोडक्शन होता था। पेंट प्रोडक्शन से भी कारखाने थे। इवन हाउस होल्ड मटीरियल पे भी पेंटिंग का प्रचलन बढ़ने लगा, जैसे कटलरी, फिर उसके अलावा बेडशीट, पिलोज, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हाउस होल्ड मटीरियल है, आप सोच सकते हैं, तो उनमें भी प्रचलन बढ़ने लगा। बट हम यहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट कि क्या स्पेशलिटी थी अकबर के मिनिएचर पेंटिंग्स की। अब उसमें समझिए सबसे पहली बात कि अकबर के मिनिएचर पेंटिंग में रियलिज्म वाज द की नोट। रियलिज्म का मतलब वास्तविकता। तो अकबर की पेंटिंग वास्तविकता से परे नहीं थी। इनफैक्ट कि जो वस्तुतः दिखती है हमारे आसपास में, वैसी ही चीज़ें पेंट की जा रही थी अकबर के समय पे। तो कोई आइडियलिस्टिक इमेजिनेशन, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, बट रियल चीज़ें पेंट की जा रही थी। तो रियलिज्म वाज द की नोट ऑफ द अकबर्स पेंटिंग। फिर उसके अलावा उनके टाइम पे कोर्ट सीन्स पेंट होते थे, ठीक है, नेचुरल सेटअप पेंट होता था। तो जो दिख रहा है वैसा ही पेंटिंग में डिपिक्शन होता था। अब उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है अकबर के समय पर, मैं इसको इलॉबरेट करना चाहूँगा। मैंने 3 नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे।
हमजानामा, रज़्मनामा एंड तूतीनामा। तो आई टेक अ पेज टू एक्सप्लेन टू यू कि आप समझिए। तो जो हमजानामा है, इस पेंटिंग को बनाया था मीर सैयद अली और अब्दुस समद ने। और इस पेंटिंग की खासियत क्या है कि इट इज बेस्ड ऑन लाइफ स्टोरी ऑफ अंकल ऑफ द प्रोफेट। तो हु वाज अंकल ऑफ द प्रोफेट? मीर हमजा। तो ये जो पेंटिंग थी ये अकबर के रिक्वेस्ट पे अब्दुस समद और मीर सैयद अली ने बनाई थी। और इस पेंटिंग का क्या है कि ये लाइफ स्टोरी है अंकल ऑफ द प्रोफेट की, ठीक है, मीर हमजा। तो अमीर हमजा कौन थे? अमीर हमजा प्रोफेट के अंकल थे। और जब अकबर छोटे थे, अकबर को जब पढ़ना नहीं आता था, तो उस समय पर लोग उन्हें अमीर हमजा की एडवेंचरस कहानियाँ सुनाते थे। तो अकबर इससे काफ़ी प्रभावित रहते थे, अकबर को वो स्टोरीज़ काफ़ी अच्छी लगती थीं। तो उनको बहुत मन था कि मीर हमज़ा की लाइफ स्टोरी जो है एक पेंटिंग बुक के रूप में बनाई जाए। तो इसीलिए हमज़ा नामा सीरीज़ पेंटिंग्स बने। और ये एक तरह से किताब है, उस किताब में हर एक पन्ने पर अमीर हमज़ा की लाइफ स्टोरी है। तो ये बुक बनके, ये पेंटिंग की बुक बनके इतनी अच्छी आई कि अकबर इससे बहुत प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि जैसे ये अच्छी है, वैसे ही कुछ इंडियन लिटरेचर हैं, उनको भी पेंटिंग बुक में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अकबर ने फिर आदेश दिया दैट कि एक और बुक रज़्मनामा। तो रज़्मनामा क्या है कि ये उर्दू में अगर जो बात करें तो रज़्म का मतलब होता है वॉर। और अगर जो इंडियन लिटरेचर में हम वॉर लिटरेचर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट वॉर लिटरेचर है महाभारत। तो ये महाभारत पर बेस्ड था। फिर उसके अलावा अकबर के ही टाइम पीरियड में एक और पेंटिंग कंप्लीट की गई, पेंटिंग की किताब कहिए, दैट इज तूतीनामा। तो तूतीनामा क्या है कि तोते की कहानी। राइट, सो तोते की कहानी, तोते डिफरेंट टाइप की कहानियां सुनाते हैं, तो टेल्स ऑफ पैरट। राइट, सो ये 3 किताबें पेंटिंग के रूप में, राइट, सो पेंटिंग के रूप में कंप्लीट हुई अकबर के टाइम पे। तो अकबर का जो पेंटिंग का कारखाना था वो अपने आप में ही अद्वितीय था। उन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया, रियलिज्म की नोट था। उसके अलावा एक और बात बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अकबर ने पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए अवार्ड का सिस्टम भी स्टार्ट किया। और जो सबसे खूबसूरत पेंटिंग्स होते थे उनके लिए एक स्टूडियो बनाया था अकबर ने, और इस स्टूडियो को बोलते थे तस्वीर खाना। तो जो सबसे अच्छी पेंटिंग्स थी उनको तस्वीर खाना में दिखाया जाता था। So this is what is about the Akbar's period painting. Let's move on to the next painting. अब आगे चलते हैं। So जहांगीर का वर्कशॉप। देन अब जहांगीर के बारे में जहां तक मुझे कहना हो, आपको पता हो भी सकता है, इट वॉज द क्लाइमेक्स ऑफ द मुगल पेंटिंग, मतलब सबसे खूबसूरत स्टेज मुगल पेंटिंग का। और बहुत सारी चीज़ें अचीव की गई पेंटिंग के सेक्टर में जहांगीर के द्वारा और उनके द्वारा एम्प्लॉयड लोगों के द्वारा। तो इट वॉज क्लाइमेक्स ऑफ मुगल पेंटिंग। और जहाँ तक बात आती है जहांगीर की, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़े चित्रकार थे। इनफैक्ट कहा जाता है कि जहांगीर को सिर्फ 2 ही शौक थे, ठीक है, या तो ही मस्ट बी इंटॉक्सिकेटेड विद द वाइन, ठीक है, दैट ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ वाइन, एंड दूसरा उनको पेंटिंग करना बहुत पसंद था। तो उनका वस्तुतः उनका ज़्यादा समय पेंटिंग, चित्रकला बनाने में ही जाता था। और ही वॉज अ नेचरलिस्ट। नेचर का मतलब कि प्रकृति प्रेमी थे। तो प्रकृति में जो फ्लोरा एंड फौना है, ठीक है, जानवर, ठीक है, पेड़ पौधे, फ्लावर्स, ये सब में उनको बनाने में महारत हासिल थी। तो इसी से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा आपको
कि जब आपने मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पढ़ा होगा और उस समय पे आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश के एनवॉयज़ जहांगीर के कोर्ट में आ रहे थे परमिशन लेने के लिए कि उनको इजाज़त दी जाए कि वो वेयर हाउसेस बना सके। तो जब थॉमस रो आते हैं मुग़ल कोर्ट में, तो किसी ने उनको सलाह दी थी कि आप पेंटिंग्स लेकर आइए और मुग़ल बादशाह आपसे काफ़ी खुश होंगे। बट जब थॉमस रो वो पेंटिंग लेके आते हैं, उन्होंने सोचा कि वो यूरोप से मदर मैरी की पेंटिंग लेके आएंगे, ज़ीब्रा की पेंटिंग लेके आएंगे, तो जहांगीर बहुत खुश होंगे क्योंकि मे बी उन्होंने नहीं देखा हो। बट वहाँ उस कोर्ट में होता क्या है कि जब थॉमस रो ने वो पेंटिंग्स पसंद की, वो प्रेजेंट की, तो उसके बाद जहांगीर के चेहरे पर एक अलग स्माइल थी, एज इफ़ कि ऑलरेडी ही नोज़ कि थॉमस रो क्या प्रेजेंट करने वाले हैं। और उसके बाद दिन एक रिटर्न गिफ्ट दिया गया थॉमस रो को कि आप फाइंड आउट करिए कि इस पूरे बास्केट में कौन सी पेंटिंग आपने गिफ्ट की थी। और उस बास्केट का रहस्य ये था कि उसमें लगभग 20-20 प्रतियां दोनों ही पेंटिंग की थीं। इसका मतलब ये कि जब थॉमस रो ने प्रेजेंट किया वो पेंटिंग, तो ऑलरेडी जहांगीर ने उसमें महारत हासिल कर रखी थी, उन्होंने ऑलरेडी वो पेंटिंग्स बना रखे थे। तो ये खुद ही इस बात में दर्शाता है कि जहांगीर ना सिर्फ पेंटिंग चित्रकला के एक अवेयर्ड सिटीजनरी थे, बट उनको दुनिया में भी क्या पेंटिंग्स में डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके बारे में भी पता था। अब आगे बढ़े तो उनके टाइम पीरियड पे बहुत सारे बड़े बड़े पेंटर्स भी इमर्ज हुए जिनके नाम मैंने यहाँ लिख रखे हैं। उस्ताद मंसूर हैं, ठीक है, फिर अबुल हसन हैं, बिसन दास हैं, मनोहर और गोवर्धन। तो ये उनके कोर्ट पेंटर्स थे, ये पांचों लोग, और पांचों ने बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनाए हैं उस समय पर। अब स्पेशलिटी की बात करें तो स्पेशलिटी क्या थी जहांगीर के पीरियड के पेंटिंग की। तो एज यू कैन सी कि स्पेशलिटी इज डिटेल्ड रियलिज्म, कि मतलब जो वास्तविकता है उसको बहुत विस्तृत तरीके से दिखाया गया है। फिर नेचुरल वर्ल्ड, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। व्हाट इज साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नेचुरल वर्ल्ड? कि जैसे मान लो आपकी पक्षियों के चित्र बनाए जा रहे हैं, ठीक है, तो एक तरह से पक्षियों के विभिन्न प्रकार के चित्र, कि कभी कबूतर का बनाया तो कभी मैना का बनाया, कोयल का बनाया, तो एक तरह से ये डॉक्यूमेंटेशन भी हो रहा है कि भारत के इस नेचुरल इन्वायरमेंट में किस किस प्रकार की पक्षियाँ, चिड़ियाँ, ठीक है, पाई जाती हैं। तो साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड वाज आल्सो हैपनिंग। फिर उसके अलावा एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी इस टाइम पे कि इन डेप्थ पोर्ट्रेचर पेंटिंग। तो पोर्ट्रेचर पेंटिंग डेवलप तो हुए थे थोड़े पहले ही। इनफैक्ट अभी तक ये भ्रांति है कि जहांगीर के टाइम पर ही पोर्ट्रेचर डेवलप हुआ। एक्चुअली अकबर के पीरियड में भी पोर्ट्रेचर बन रहे थे, बट उसमें डेप्थ नहीं थी। तो बेस्ट ऑफ द पोर्ट्रेचर इमर्ज्ड एट द टाइम ऑफ द जहांगीर। तो सबसे अच्छे तरीके के पोर्ट्रेचर, एंड मुझे जहाँ तक ध्यान है कि आप पोर्ट्रेचर समझ पाओगे, आप सभी के फ़ोन में पोर्ट्रेट मोड होगा कैमरे में, और आप जानते हो कि पोर्ट्रेट मोड से आप किस तरह की पिक्चर्स खींचते हो। तो इसी तरीके को हम कहते हैं पोर्ट्रेचर मोड। अब आगे बढ़े डेकोरेटेड मार्जिन्स। तो पेंटिंग्स के साइड पर डेकोरेशन होता था, ठीक है। जैसे आप माने कि ये पेंटिंग का मूल भाग है, तो ये कॉर्नर्स हैं, तो ये दोनों कॉर्नर्स पे कुछ अच्छे डेकोरेशन, ताकि पेंटिंग और खिल के लगे, ठीक है, और खूबसूरत लगे। तो ये तो रहे जहांगीर के पीरियड के पेंटिंग्स की बात। अब आगे बढ़ते हैं शाहजहां के पीरियड की पेंटिंग्स की बात। तो शाहजहां पीरियड की शाहजहां का जो चित्रकला का वर्कशॉप था, जैसा कि आप जानते हो कि शाहजहां ज़्यादा इंटरेस्टेड थे दैट वास्तुकला में, आर्किटेक्चर में। उन्होंने ताजमहल बनाया, शाहजहानाबाद बनाया, और बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाए। पर उनकी रुचि मॉन्यूमेंट्स में ज़्यादा थी, पेंटिंग में कम थी। बट फिर भी ये डिक्लाइन का फेज़ नहीं था, यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंटेशन हुआ। अब एक्सपेरिमेंटेशन में देखिए, तो जो जहाँ शाहजहां के टाइम की पेंटिंग्स थी उसमें एक ग्रैंड्योर था एंड ऑपुलेंस था, मतलब कि थोड़ी लग्जरी ज़्यादा दिखाई गई है। और लग्जरी किस फॉर्म में? गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स को काफ़ी फोकस दिया गया है। इनफैक्ट ये कहा जाता था कि शाहजहां को अवर्ट एंड कवर्ट लव वाज देयर विद द गोल्ड एंड सिल्वर कलर, कि इतना पसंद था कि वो चाहते थे कि हर चीज़ को गोल्ड और सिल्वर में पेंट किया जाए। उसके अलावा
आइडियलाइज्ड ब्यूटी, मतलब कि इमेजिनेशन के बेसिस पे बहुत ही आइडियलाइज्ड चीज़ें बनाई जाती थी कि जो कि नेचुरल वर्ल्ड में थोड़ा कम मिलेंगी। तो जो नेचुरलिज्म था, रियलिज्म था, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गया शाहजहां के टाइम पर। आगे बढ़े तो मिस्टिकल थीम, ठीक है, तो कुछ मैजिकल थीम्स भी बनते थे, मिस्टिकल थीम्स भी बनते थे, जिनको ना देखा ना सुना है लेकिन इमेजिनेशन में है। और एक और बात कही जाती है कि यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी इस समय से देखने को मिलता है हमें। तो ये यूरोपियन इन्फ्लुएंस किस प्रभाव में था कि एक्चुअली पेंटिंग्स में लाइट एंड शैडो इफेक्ट, कि कुछ जगह पे लाइटेड पार्ट, कुछ जगह पे गहरा अंधेरा वाला पार्ट। तो लाइट एंड शैडो इफेक्ट एक तरह से यूरोपियन इन्फ्लुएंस है जिसको उन्होंने इंक्लूड किया। और दूसरी बात जो है कॉन्टिन्यूएशन की, तो जहाँ तक अकबर के टाइम पे हमजानामा, रज़्मनामा, तूतीनामा ये डॉक्यूमेंटेशन हुए, जहांगीर के टाइम पे नेचुरल वर्ल्ड का डॉक्यूमेंटेशन, वैसे ही हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन पेंटिंग के फॉर्म में कंटिन्यू रहा शाहजहां के टाइम पे। और इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पातशाहनामा है। तो पातशाहनामा क्या है कि ये चित्रकला की एक किताब है जिसमें जहां शाहजहां के टाइम की हिस्टोरिकल चीज़ों को दर्शाया गया है। तो शाहजहां के पीरियड तक इट वाज ऑल गुड, सब कुछ अच्छा था पेंटिंग के हिसाब किताब से। बट शाहजहां का पीरियड जाते ही पेंटिंग में एक डिक्लाइन हुआ। और डिक्लाइन जहां औरंगज़ेब ने बिल्कुल ही पैट्रोनाइज नहीं किया पेंटिंग्स को, और जो बहुत ही फेमस पेंटर्स थे जिनका जीविकोपार्जन, लाइवलीहुड टोटली डिपेंडेंट था पेंटिंग्स पे, अब उन्होंने मुगल कोर्ट को छोड़कर राजपूत कोर्ट्स में शरण लेना स्टार्ट किया। और राजपूत कोर्ट्स में मेनली ये राजस्थान गए या पहाड़ी एरियाज गए। तो अब हम आगे चलते हैं कि औरंगज़ेब के टाइम पे पेंटिंग के डिक्लाइन के बाद राजपूत किंगडम्स में पेंटिंग का डेवलपमेंट। सो राजपूत पेंटिंग, अब ये राजपूत पेंटिंग जैसा कि मैंने आपको समझाया कि औरंगज़ेब के टाइम पे ये डेवलप होने स्टार्ट हुए, तो मेनली इंडिपेंडेंट राजपूत किंगडम्स में ये डेवलप हुए। और ये भी एक मिनिएचर पेंटिंग ही है। बट इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि बोल्ड कलर्स देन, तो जो कलर्स थोड़े ब्राइट लगे, बोल्ड लगे, वो कलर्स थे। फिर लिरिकल नैरेटिव, तो पोएम्स को काफ़ी हद तक पेंटिंग फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, जिसमें से मैं एक एग्जांपल लिखना चाहूँगा। एक बड़ी ही फेमस पोएम थी इस टाइम की, जिनको कहते हैं, ठीक है, चौर पंचासिका। चौर पंचासिका। एंड तो चौर पंचासिका को एक कश्मीरी पंडित बिल्हाना ने लिखा था। तो ये एक लव पोयम है, और इस पोयम को, दैट इज लिरिकल नैरेटिव, ठीक है, तो इस पोयम को भी पेंटिंग के फॉर्म में दर्शाया गया है। फिर इसके अलावा अष्टपदीस, ठीक है, तो जयदेव के गीत गोविंद है, ठीक है, तो जयदेव ने गीत गोविंद लिखा था भगवान कृष्ण की लव स्टोरी, उनके जीवन कथा पर। तो ये गीत गोविंद ऑफ जयदेव, ये भी एक लिरिकल, एक तरह का पोइट्री है जिसके बेसिस पर पेंटिंग्स बनाए गए थे। तो दैट इज लिरिकल नैरेटिव। अब दूसरी बात आती है कि चूंकि जो पेंटर्स थे वो मुगल कोर्ट से भी आए थे, तो एक तरह का ब्लेंडिंग भी देखा गया है राजपूत पेंटिंग्स में कि लोकल ट्रेडिशन तो थीम्स में है, बट मुगल टेक्निक का भी समावेश है राजपूत पेंटिंग्स में। तो ब्लेंडिंग है दोनों ही पेंटिंग्स का। अब आगे आए कि फोकस क्या था, थीम क्या थे राजपूत पेंटिंग से। तो फोकस मेनली हिंदू लिटरेचर था, जिसमें रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, सो ये बहुतायत में इन थीम्स को प्रेजेंट किया जाता था। बट इसके इतर भी कुछ थीम प्रैक्टिस किए जाते थे। अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ सब स्टाइल्स भी डेवलप हुए राजपूत पेंटिंग में। तो लेट्स टॉक अबाउट दोज सब स्टाइल्स। अब एक एक करके समझिए। तो राजपूत पेंटिंग्स के सब स्टाइल में मारवाड़, जैसा कि आप जानते हैं कि मारवाड़ का एरिया आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, या कुछ लोग वहाँ से होंगे भी। तो ये एरिया हो गया जैसलमेर, बीकानेर, अलवर, ठीक है, अलवर तो नहीं, जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है,
देन जोधपुर भी बहुत हद तक, ठीक है। तो ये सब इलाकों में जो पेंटिंग डेवलप हुई, ये मारवाड़ का इलाका है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मारवाड़ के इलाके में भगवान कृष्ण की लीला को बड़ा ही पूजा जाता है, तो भगवान कृष्ण का डिपिक्शन यहाँ पे काफ़ी है, ठीक है। लॉर्ड कृष्णाज थीम इज़ वेरी पॉपुलर। फिर उसके बाद दिन आता है मेवाड़ का इलाका। तो मेवाड़ का इलाका आपका राजपूताना हो गया, चित्तौड़गढ़, फिर उदयपुर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये मेवाड़ के इलाके में हो गए। तो एक तरह से यहाँ पे फाइट्स का डिपिक्शन है, ठीक है, कि इस इलाके में आप देखोगे कि फाइट्स का डिपिक्शन है। फिर उनके राजमहलों का डिपिक्शन है, पैलेसेस। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में बड़े ही खूबसूरत राजमहल हैं जो कि बहुत सारे लेक्स के बीच में भी हैं। तो और बहुत सारे लेक्स भी हैं उदयपुर में, पिछौला, फतेह सागर। तो पैलेसेस का डिपिक्शन है, फाइट्स का डिपिक्शन है। हाड़ौती क्या है? तो कोटा और बूंदी के इलाके को हाड़ौती कहा जाता है, ठीक है। तो इसको कोटा बूंदी पेंटिंग भी कहते हैं। अब कोटा बूंदी इलाके की बात की जाए तो ये राजस्थान का सबसे ग्रीन इलाका है, नोन फॉर वेरी गुड ग्रीनरी। तो लश वेजिटेशन, ग्रीन वेजिटेशन। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होगा, वेजिटेशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी ज़्यादा होंगे। और इसीलिए कोटा बूंदी पेंटिंग्स में वाइल्ड एनिमल्स, वहाँ की ग्रीनरी का डिपिक्शन काफ़ी है। इनफैक्ट हंटिंग के सीन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हंटिंग सीन्स भी आपको देखने को मिलेंगे इस इलाके में। फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत है किशनगढ़ का पेंटिंग। तो किशनगढ़ का पेंटिंग, अजमेर से जब आप आगे बढ़ते हैं तो किशनगढ़ है। और किशनगढ़ की पेंटिंग को कहा जाता है कि इट इज़ बेस्ट ऑफ द दैट राजस्थानी पेंटिंग। तो बेस्ट ऑफ द राजस्थानी पेंटिंग, ऐसा क्यों? तो कुछ इसके बारे में मैं लिखना चाहूँगा। तो जो सबसे खूबसूरत और सबसे प्रचलित पेंटिंग है यहाँ की, वो है बनी ठनी की पेंटिंग। और बनी ठनी की पेंटिंग को कहा जाता है कि एक तरह से ये डिपिक्शन ऑफ द फैशन लेडी ऑफ इंडिया। तो फैशन लेडी ऑफ इंडिया हु इज़ वियरिंग, कि जो भारतीय परिधान पहने हुए हैं, उसके अलावा जो ऑर्नामेंट्स दर्शाए गए हैं कि वो ब्राइडल ज्वेलरी, तो और देखने में ही बहुत खूबसूरत। तो एक तरह से एक बहुत आइडियल ब्यूटी का डिपिक्शन है, बट समहाउ रियलिज्म बेस्ड इन द इंडियन रियलिज्म। तो बनी ठनी को फैशन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है और ये किशनगढ़ पेंटिंग का उदाहरण है, बट ये भारत के सबसे प्रख्यात पेंटिंग्स में से एक है। तो ये डेवलपमेंट होता है राजपूत पेंटिंग्स में। अब राजपूत पेंटिंग्स के बाद जो नेक्स्ट पड़ाव है हमारा, अब हम आते हैं मॉडर्न पेंटिंग में। तो मॉडर्न पेंटिंग में जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम क्यूरेटेड लिस्ट के साथ जा रहे हैं, और इस क्यूरेटेड लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण आती है राजा रवि वर्मा की पेंटिंग। तो राजा रवि वर्मा केरला से थे, त्रावणकोर से थे, और ये वो समय था जब ब्रिटिश रूल ऑलरेडी इंडिया में था, और ब्रिटिश तकनीक जो पेंटिंग की थी उसको वो प्रचलित कर रहे थे। पर एक तरह से जहाँ एक तरफ भारत का स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट होता है, वहीं दूसरी तरफ पेंटिंग में भी एक नया उद्भव हुआ, और राजा रवि वर्मा के पेंटिंग एक तरह से एग्जाम्पल हैं इसके। तो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स में क्या स्पेशल बात है? तो पहली चीज, ठीक है, आप देखें, ब्लेंड ऑफ यूरोपियन रियलिज्म इन इंडियन थीम। तो जैसे यूरोप की पेंटिंग की बात थी कि बहुत ही रियलिस्टिक दिखाते थे, ऐसा देखने में आपको लगेगा, प्रतीत होगा कि आपकी फोटो खींचकर वही पेंटिंग बनाई गई है, मतलब इतना रियलिज्म। तो उस रियलिज्म को इन्होंने भारतीय थीम्स में यूज किया, ठीक है। तो इन्होंने एक तरह से यूरोपियन डोमिनेंस को खत्म किया और इंडियन थीम्स को पेंट करना स्टार्ट किया। अब उसमें इन्होंने लाइफ साइज इमेजेस बनाए, मतलब बहुत बड़ी बड़ी भी पेंटिंग्स बनते थे, एज इफ कि अगर कोई 6 फीट का इंसान है, ठीक है, तो 6 फीट की पेंटिंग बनाई, लाइफ साइज इमेजेस वेयर क्रिएटेड। फिर उसके अलावा डिटेल्ड टेक्सचर्स, तो टेक्सचर्स इतने अच्छे होते थे पेंटिंग के कि आपको लगेगा कि एकदम रियल है। उसके अलावा ड्रामेटिक लाइटिंग, तो लाइटिंग का इफेक्ट भी बड़ा अच्छा होता था कि कहीं मतलब बहुत ब्राइट दिख रहा है पेंटिंग में, कहीं मतलब थोड़ा मॉडरेट दिख रहा है, तो ड्रामेटिक लाइटिंग इफेक्ट भी है कि जिससे काफ़ी रियलिस्टिक ये पेंटिंग्स लगते थे। अब ये पेंट किसको करते थे? तो हिंदू गॉड्स गॉडेस, ठीक है। फिर उसके अलावा
हिंदू लिटरेचर से बहुत सारे इंस्टांसेस हैं जिसको इन्होंने पेंट किया। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। ये एक बहुत ही मतलब इनकी खूबसूरत पेंटिंग है, लेडी इन द मून लाइट। देन तो उसको बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। उसके अलावा शकुंतला की भी बहुत सारी पेंटिंग्स इन्होंने बनाई है। फिर जब रावण माता सीता को हरण करके ले जाता है तो वो पेंटिंग भी दिखाई है इन्होंने, और उस पेंटिंग में कैसे जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश की है उसका डिपिक्शन है। उसके अलावा एक बहुत ही फेमस इंस्टांस इन्होंने पेंट किया जिसमें दैट अप्सरा मेनका और मेनका की पुत्री वो अपने हाथ में लेकर आती हैं विश्वामित्र के सामने, और विश्वामित्र उन्हें दरकिनार कर देते हैं। तो वो पुत्री है विश्वामित्र की, लेकिन विश्वामित्र उन्हें दरकिनार कर देते हैं। तो ये शकुंतला की कहानी है। तो ये इसका भी डिपिक्शन है। तो उन्होंने भारतीय हिंदू लिटरेचर से बहुत इंस्टांसेस उठाकर पेंट करना स्टार्ट किया, और उनकी पेंटिंग देखने में इतनी खूबसूरत होती थी कि वो बहुत पॉपुलर हो गए आने वाले टाइम पे। और इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि राजा रवि वर्मा की पेंटिंग से कैलेंडर ट्रेडिशन पेंटिंग स्टार्टेड। सो हिज पेंटिंग्स वर रिगार्डेड एज कैलेंडर आर्ट, कि इतने बड़े नंबर्स में लोगों ने उनकी पेंटिंग को कैलेंडर फॉर्म में बनाना स्टार्ट करके कैलेंडर अटैच करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक न्यू बिगिनिंग थी भारत के चित्रकला के इतिहास में। अब आगे चलते हैं। लास्ट व्यक्ति फ्रॉम द पेंटिंग, ठीक है, एंड नंदलाल बोस। देन सो नंदलाल बोस, अब समझिए नंदलाल बोस का करियर स्टार्ट होता है स्वदेशी मूवमेंट से। तो जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उस समय पे ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट बनाई गई थी, और ये पहले व्यक्ति थे जिनको ओरिएंटल सोसाइटी का ओरिएंटल सोसाइटी का स्कॉलरशिप मिला था, और उस स्कॉलरशिप को इन्होंने बहुत अच्छे से यूज किया, एंड ही वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट का स्कॉलरशिप मिला। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इनकी पेंटिंग्स कैसे इंस्पायर्ड थी? तो एक तरह से इन्होंने अजंता के पेंटिंग का कंटिन्यूएशन रखा, कि जिस तरह जिस टेक्सचर से अजंता के फ्रेस्को म्यूरल बने थे इनकी पेंटिंग्स में देखा जा सकता है। और इंडियन फोकलोर की भारतीय लोक कथा को भी अपनी विषय वस्तु बनाए रखा इन्होंने। अब जहां तक बात आती है कि क्या कलर्स इन लोगों ने यूज किए, तो एकदम नेचुरल कलर, मतलब ब्राइट कलर्स के साथ ये नहीं जा रहे हैं, बोल्ड कलर्स नहीं, बट नेचुरल कलर्स एंड अर्थी कलर्स। कि अर्थी कलर का मतलब कि मिट्टी के कलर से संबंधित, ठीक है। तो मिट्टी का कलर थोड़ा म्यूटेड होता है, कि बहुत ब्राइट नहीं दिखता है, मतलब नॉर्मल दिखता है, ठीक है। तो म्यूटेड कलर। और जहां तक बात आती है थीम की, तो थीम इनका दैट माइथोलॉजी था, ठीक है। उसके अलावा नेशनलिज्म भी था, उसके अलावा रूरल लाइफ, एवरीडे सीन, तो ये सब चीज़ें ये डिपिक्ट करते थे। अब कुछ यूनिक बातें बताना चाहूँगा आपको नंदलाल बोस के बारे में, कि नंदलाल बोस ने गांधी की जो आइकॉनिक इमेज थी दांडी मार्च की, तो वो इन्होंने बनाई थी, जिसमें गांधी एक लाठी लेकर चलते हैं, ठीक है, और उनके पीछे काफ़ी लोग चल रहे हैं। तो दैट आइकॉनिक इमेज वाज क्रिएटेड बाय हिम। उसके अलावा कांग्रेस का 1938 का जो सेशन था, हरिपुरा सेशन, उस सेशन को पूरी तरह से इन्होंने पेंट किया था। तो हरिपुरा सेशन में जो पेंटिंग्स बने थे उसको इन्होंने पेंट किया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इनका योगदान भारत के संविधान की जो किताब है उसके आउटलाइन को डिज़ाइन करने में भी रहा है। तो नंदलाल बोस एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उसके अलावा नंदलाल बोस के इनिशिएटिव्स में एक इनिशिएटिव था कि नेशनलिस्टिक पेंटिंग्स, और नेशनलिस्टिक पेंटिंग्स जो इनके थे उनमें इन्होंने सिर्फ दो ही टेक्सचर यूज़ किए, दो ही कलर्स यूज़ किए हैं, ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि ये कलर है दूध का दूध पानी का पानी, ठीक है। तो ब्लैक एंड वाइट कलर इन्होंने यूज़ किया नेशनलिज्म के थीम्स को दिखाने के लिए। बाकी थीम्स में इन्होंने थोड़े बहुत अलग कलर्स यूज़ किए हैं। तो ये अध्याय था हमारा पेंटिंग से संबंधित। अब पेंटिंग्स के बाद हम जो अगला अध्याय लेंगे दैट इज आवर स्कल्पचर सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्कल्पचर टॉपिक। अब स्कल्पचर में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसमें से हैं गांधार, मथुरा, अमरावती, और उसके अलावा चोला स्कल्पचर जो कि नटराज का स्कल्पचर है। तो स्टार्ट करते हैं गांधार स्टाइल ऑफ स्कल्पचर। अब इसे गांधार स्टाइल ऑफ स्कल्पचर क्यों कहते हैं, इसकी एक वजह है। तो
गांधार स्टाइल ऑफ स्कल्पचर इसलिए कि गांधार के इलाके में डेवलप हुआ। अब गांधार का इलाका कौन सा इलाका है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अब वस्तुतः पाकिस्तान में है। तो इस इलाके में यह स्कल्पचर डेवलप हुआ। दूसरी बात कि ये जो स्कल्पचर थे वो ग्रे सैंडस्टोन यूज़ किया गया इनको बनाने में। ग्रे सैंडस्टोन मेजर कंस्ट्रक्शन क्रिएशन मटेरियल था। पर एक स्पेशलिटी है इस स्कल्पचर की कि इस स्कल्पचर में जो इन्फ्लुएंस आउटसाइड है, ठीक है, कि बाहर का प्रभाव है, और ये बाहर का प्रभाव सिर्फ एक इलाके से नहीं है बट बहुत इलाकों से है। तो एक इमेजिनेशन आप दिमाग में थोड़ा सा बनाओ, ठीक है, कि दैट भारत का और भारतीय उपमहाद्वीप का एक चित्र अपने अपने दिमाग में बनाओ। और आपने एंशंट में पढ़ा होगा दैट कि सिल्क रूट के बारे में, सिल्क रूट जो चाइना से लेकर रोमन वर्ल्ड तक जाता था। अब ये सिल्क रूट का जो रास्ता है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस होकर जा रहा है। तो चूंकि इसी रास्ते से होकर जा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों से वो आते जाते हैं, आर्टिसंस हैं वो आते जाते हैं, तो एक तरह से प्रभाव होगा। इसीलिए इस इलाके में हमें ग्रीक इफेक्ट, ठीक है, रोमन इफेक्ट, बैक्ट्रियन सेंट्रलेशन इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जब हम फीचर्स को इलॉबरेट करेंगे विल फर्दर टॉक अबाउट इट कि ये देखने में कैसा लगता है। जहाँ तक बात है पैट्रोनाइजेशन की, किसने किसी तरह का सपोर्ट दिया हो, ठीक है, तो वो कुषाण वंश के शासकों ने गांधार स्कल्पचर को डेवलप होने में काफ़ी सपोर्ट दिया है। तो कुषाण शासकों द्वारा डेवलप किया गया। और जहाँ तक थीम की बात है ये सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज़्म पर आधारित है। तो गांधार का स्कल्पचर ध्यान रखिए सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज़्म पर आधारित है। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या फीचर्स हैं गांधार के स्कल्पचर में। तो सबसे पहले कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा, ठीक है, कि दैट बेसिकली गांधार और मथुरा में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। कि मतलब अगर आप इन फीचर्स को गांधार में, ठीक है, लिखते हो तो उसका अपोजिट अगर जो आप मथुरा में लिख दो तो वो वस्तुतः करेक्ट होगा, ठीक है, वो करेक्ट होगा। तो अब देखते हैं कि क्या फीचर्स हैं। तो जनरली जो बुद्धा का डिपिक्शन है, ठीक है, गांधार में वो है स्पिरिचुअल बुद्धा का डिपिक्शन, ठीक है। तो जहाँ पे बुद्धा को एक स्पिरिचुअलिस्टिक पर्सन, बोधिसत्व को एक स्पिरिचुअलिस्टिक पर्सन की तरह दिखाया गया है। अब स्पिरिचुअलिज्म की जहाँ तक बातें आएंगी तो आप कुछ इमेजिन कर सकते हो कि एक स्पिरिचुअल व्यक्ति, ठीक है, वो बहुत कंसर्न नहीं होगा अपने बालों को सजाने संवारने में। तो एक तरह से जो हेयर्स होंगे वो वेवी होंगे, कर्ली होंगे। फिर उसके अलावा एक स्पिरिचुअल व्यक्ति जब मेडिटेशन के स्टेज में जाता है तो आप इस बात से भली भांति परिचित हो कि मेडिटेशन का स्टेज दिखाया जाता है आधी क्लोज्ड आईज से, तो हाफ क्लोज्ड आईज इज डिपिक्टेड। फिर उसके अलावा यहाँ पे आपको बुद्धा के शरीर पर बहुत लग्जूरियस क्लोथ्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। क्या आपको दिखेगा कि एक ऑप्टिमम क्लोथिंग की जितनी ज़रूरी है उतना ही वस्त्र उन्होंने अपने शरीर पर रखा है, और ये वस्त्र लग्जूरियस वस्त्र नहीं है, ठीक है। तो ये तो रही कुछ बातें, ठीक है, कि मतलब इन जनरल क्या फीचर्स हैं। बट जैसा कि हमने बिगिनिंग में लिखा कि ग्रीक प्रभाव भी है, रोमन प्रभाव भी है और सेंट्रल एशियन बैक्ट्रियन प्रभाव भी है गांधार के स्कल्पचर्स पे। तो लेट्स सी कि ग्रीक प्रभाव क्या है। अब जैसे सेकेंड पार्ट यू जस्ट हैव अ लुक एट इट कि ग्रीक इंस्पायर्ड फीचर्स। तो ग्रीक इंस्पायर्ड फीचर्स क्या हैं कि कर्ली हेयर, राइट। तो कर्ली हेयर ग्रीक इंस्पायर्ड फीचर है। फिर जो बुद्धा या बोधिसत्वा का जो फेस डिपिक्टेड है उस पे जो कंपोजर है, ठीक है, एक ग्रेस दिखता है चेहरे में, तो वो है। फिर उसके अलावा स्मार्ट एंड हैंडसम एट्रीब्यूट्स कि जो आइकन्स बनाए गए हैं, जो इमेजेस बनाए गए हैं वो बहुत ही स्मार्ट फेसेस हैं, बहुत ही हैंडसम फेसेस हैं। फिर उसके अलावा वेल बिल्ट बॉडी, तो वेल बिल्ट बॉडी भी दिखाई गई है। लेकिन अब ये ग्रीक इंस्पायर्ड है कहाँ से, थोड़ा इलॉबरेट करते हैं इस बात को। तो ये जो इंस्पिरेशन है ये है ग्रीक माइथोलॉजी में जो गॉड्स मेंशन हैं उनसे हैं। जैसे कि
हम जहाँ तक बात करते हैं कर्ली हेयर, तो सभी ग्रीक गॉड्स में आपको कर्ली हेयर देखने को मिलेगा। ग्रेस और कंपोजर की जहाँ तक बात आती है तो एक बड़े ही फेमस गॉड हैं ग्रीक माइथोलॉजी में, अपोलो, जिस नाम से हॉस्पिटल चेन्स भी इंडिया में चलते हैं, ठीक है। तो इनके चेहरे को कहा जाता है कि स्मार्टेस्ट फेस, मोस्ट हैंडसम फेस ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो ग्रीक गॉड अपोलो से इंस्पायर्ड हैं, फिर ज्यूस से इंस्पायर्ड हैं, ये दोनों हैंडसम एट्रीब्यूट, तो ये सारे इससे इंस्पायर्ड हैं। और जहाँ तक बात आती है वेल बिल्ट बॉडी की, तो ये इंस्पायर्ड है ग्रीक माइथोलॉजी में जो सेमी गॉड्स होते हैं, लाइक हेडीज, हरक्यूलिस, इस नाम की साइकिल भी आपने चलाई होगी, ठीक है। एटलस, इस नाम की भी साइकिल चलाई होगी, बट साइकिल्स का नाम वेल बिल्ट, ठीक है, के आधार पर रखा गया। और ये वेल बिल्ट कौन थे? वेल बिल्ट सेमी गॉड्स थे ग्रीक माइथोलॉजी के। तो इन माइथोलॉजी, इन ग्रीक गॉड से इंस्पायर होकर कुछ फीचर्स गांधार के बुद्धा में भी समाहित की गई। अब इसके बाद की बात है कि रोमन इंस्पायर्ड फीचर, तो रोम से जो प्रभावित होकर चीजें इंक्लूड की गई गांधार स्कल्पचर में, वो है क्या? तो पहली बात कि रियलिज्म, तो वास्तविकता को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है गांधार के स्कल्पचर में। फिर उसके अलावा रोम के ट्रेडिशन में टॉल इमेजेस बनते थे, तो 6 फीट, 6.5 फीट, उससे भी बियॉन्ड, तो टॉल स्कल्पचर्स वेयर क्रिएटेड। इमेजेस, मैंने जो यहाँ लिखा है उसका मतलब आप इनवेरिएबली मैं इमेजेस और स्कल्पचर दोनों यूज करता हूँ। तो बहुत टॉल स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, गांधार में कुछ कुछ जगहों पे। फिर लार्ज फोरहेड, तो बड़ा, तो ये माथे का पार्ट बहुत बड़ा होगा। फिर लार्ज ईयरलोब, की ईयरलोब्स भी बड़े होंगे, और ब्रॉड चेस्ट एंड शोल्डर्स डन। तो यहाँ एक तरह से वॉरियर टाइप डिपिक्शन है बुद्धा का, ठीक है, बोधिसत्वा का। तो ब्रॉड चेस्ट एंड शोल्डर की, चौड़ा सीना, ठीक है, और चौड़े कंधे। तो एक तरह से ये दर्शाता है कि जो फाइटिंग ट्रेडिशन थी रोम में, जैसा डिपिक्शन उनके आइकन्स में होता था, वैसा ही डिपिक्शन कहीं ना कहीं समावेशित किया गया गांधार की मूर्तिकला में। तो ये 2 प्रभाव हो गए। इसके अलावा भी एक थर्ड प्रभाव है, जो है सेंट्रल एशिया और बैक्ट्रिया के इलाके से संबंधित। तो देखते हैं कि सेंट्रल एशिया और बैक्ट्रिया के इलाके से संबंधित अब समझे। तो सेंट्रल एशियन एंड बैक्ट्रिया इंस्पायर्ड फीचर, तो बैक्ट्रिया आप सोच रहे होंगे कौन सा रीजन है, तो एक बार मुझे ये चित्र बनाने दें, ठीक है, भारत का, एंड इसमें समझे। तो यहाँ पे ये पाकिस्तान का पार्ट हो गया, यहाँ से अफगानिस्तान का पार्ट हो गया, सेंट्रल एशिया। सो इधर का जो पार्ट था, ठीक है, सेंट्रल एशिया का, उसको कहते थे हम बैक्ट्रिया, डन। और ऊपर का सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है सो है। तो सेंट्रल एशिया और बैक्ट्रियन फीचर्स, अब इसमें इन्होंने इस प्रथा से प्रभावित होकर गांधार में क्या इंक्लूड किया, तो यहाँ पे भी बड़े टॉल स्कल्पचर्स बने थे। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि बामियान का बुद्धा, जो कि अफगानिस्तान में था। तो बामियान बुद्धा, अनफॉर्चुनेटली अब ये बुद्धा की मूर्ति एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि जब दैट आंतरिक क्लेश था जब अफगानिस्तान में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में, तो उस टाइम पे इस मूर्ति को गिरा दिया गया। तो अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, बट एक समय पे ये बुद्धा की सबसे बड़ी मूर्ति थी। अब उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो समाहित की गई, ठीक है। तो बियर्ड्स एंड मुस्टैच, दाढ़ी मूछ का डिपिक्शन था इस ट्रेडिशन में। तो आप देखोगे कि बुद्धा को उनका अनसेवन फेस है, कि फेस पे दाढ़ी मूछ आपको दिखाई देगा। फिर उसके अलावा ऑर्नामेंट्स इन हेयर, तो जनरली स्पिरिचुअलिज्म में ऑर्नामेंटेशन नहीं होता है, ठीक है, जैसा कि हमने बिगिनिंग में देखा गांधार में इन जनरल फीचर्स में। बट जो सेंट्रल एशियन इंस्पायर्ड स्कल्पचर्स हैं गांधार के, उसमें आप देखोगे कि क्राउन भी बना हुआ है, कुछ ऑर्नामेंटेशन, कुछ सजावट भी है बालों में। फिर लॉन्ग ओवरकोट्स डन, तो ओवरकोट्स जो हमारे घुटने के नीचे तक जाते हैं, वैसा भी डिपिक्शन है कुछ कुछ इमेजेस में। फिर इसके अलावा डिपिक्शन ऑफ वेपन्स, तो बुद्धा और बोधिसत्वा, पर्टिकुलरली बोधिसत्वा के कुछ इमेजेस हैं जिनमें उनको कोई ना कोई वेपन लिए हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो जनरली बुद्धा को वेपन लिए हुए नहीं दिखाते हैं, बट आप सेंट्रल एशियन इंस्पायर्ड ट्रेडिशन, बैक्ट्रियन इंस्पायर्ड ट्रेडिशन में देख सकते हैं कि बोधिसत्वा इज होल्डिंग सम सॉर्ट ऑफ वेपन। फिर उसके अलावा फ्लाइंग फिगर्स, तो फ्लाइंग फिगर बेसिकली ये बैक्ट्रियन फीचर है।
और फ्लाइंग फिगर जैसे आप ये मानो कि बुद्धा की इमेज यहाँ पे बीच पे है और साइड साइड में दो फ्लाइंग फिगर्स बच्चे हैं, ठीक है, छोटे बच्चे जो जिनके बॉडीज में विंग्स लगे हुए हैं, जिनको गैनिमेड्स बोलते हैं। तो गैनिमेड्स का डिपिक्शन मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है, कि गैनिमेड डिपिक्शन, ठीक है। तो ये फ्लाइंग फिगर्स हैं। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं गांधार के स्कल्पचर में और ये प्रभावित हैं इन सब जगहों से। अब हम आगे बढ़ते हैं मथुरा के स्कल्पचर पर। मथुरा स्टाइल स्कल्पचर। अब इसमें सबसे पहली बातें तो जो एरिया है, ठीक है, कि किस इलाके में मथुरा का स्कल्पचर बनता था, तो वो इलाका है सोंग, कंकाली टिला और मथुरा। तो एक तरह से ये वेस्टर्न यूपी हो गया और वेस्टर्न यूपी से सटे दो राज्य, ठीक है, कुछ पार्ट्स ऑफ हरियाणा बट मोस्टली राजस्थान, ठीक है। तो ये दो इलाकों में आपको देखने को मिलेगा। मटेरियल क्या है, मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। फिर मटेरियल क्या है, रेड सैंडस्टोन। तो इसमें मथुरा ट्रेडिशन में पूरी तरह से रेड सैंडस्टोन को यूज किया गया है। इन्फ्लुएंस क्या है, तो यहाँ पे कोई बाहर का प्रभाव नहीं है, ये कंप्लीटली इंडिजिनस है। क्योंकि मथुरा का इलाका सिल्क रूट पे नहीं पड़ता है, किसी इंटरनेशनल रूट पे नहीं पड़ता है, तो इसलिए इसमें पूरा का पूरा भारतीय ट्रेडिशन ही है। फिर पैट्रोनाइजेशन, तो जहाँ तक बात आती है कुषाण रूलर कनिष्क की, उनका जो, ठीक है, उनका जो इलाका था, ठीक है, और बेसिकली उनकी जो राजधानी थी मथुरा, उनकी साउथ राजधानी थी। तो साउथ राजधानी थी, इस वजह से ही वॉज द वन हु पैट्रोनाइज दिस पर्टिकुलर स्कल्पचर। अब आगे बढ़े तो थीम की जहाँ तक बात आती है, गांधार में हमने देखा कि जो थीम था स्कल्पचर का वो प्योरली बुद्धिज्म पे बेस्ड था। बट यहाँ पे बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है और हिंदुइज्म भी है। तो तीनों धर्मों पर आधारित स्कल्पचर्स बने थे मथुरा में। अब लेट्स डिटेल अबाउट दिस स्कल्पचर्स, ठीक है। तो दीज स्कल्पचर्स, अब फीचर्स में तो इन जनरल फीचर्स मैंने पहले लिखे हैं, ठीक है, जो कि विजिबल हैं बुद्धा के इमेजेस में। तो इसमें क्या है कि राउंड बॉडीज विथ लिटिल बिट ऑफ विसरल फैट, कि मतलब पेट के आसपास, चेस्ट के आसपास आपको थोड़ा सा फैट दिखाई देगा। और राउंड बॉडीज का मतलब कि वेल बिल्ट बॉडी नहीं है, एक नॉर्मल शरीर जैसा कि सोसाइटी में आम लोगों के साथ होता है, ठीक है। तो एक ऐसा डिपिक्शन है। फिर उसके अलावा वहाँ पे गांधार में स्पिरिचुअल डिपिक्शन था, बट यहाँ पे बुद्धा के जो अधिकतर इमेजेस हैं वो डिलाइटेड इमेजेस हैं, ठीक है। तो बहुत वो खुश दिखते हैं, चेहरे से एक मुस्कान दिखती है, एक प्लेजर दिखता है। फिर बहुत खुश तो नहीं बट देन डिलाइटेड, की मतलब संतुष्ट, ठीक है। फिर ऑपुलेंट क्लॉथ्स, तो कुछ कुछ जगह पे आप देखोगे कि कुछ लग्जूरियस सिल्क क्लोथ्स का भी डिपिक्शन है। और ऑर्नामेंटेशन इन हैलो, तो ये बात का डिस्कशन हमने नहीं किया, हैलो क्या होता है। तो हैलो आप समझिए, मैं एक चित्र बना रहा हूँ, ठीक है, इमेज बुद्धा का ही, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो बुद्धाज इमेज एंड ही इज ऑन सम सॉर्ट ऑफ सीट। तो ये समझो कि आप बुद्धा का इमेज है, बट इस इमेज में अगर जो पीछे की तरफ एक आभा मंडल बना दिया जाए ऐसा, तो इसको बोलते हैं, ये है हैलो। अब बनता तो गांधार में भी था हैलो, बट उनका हैलो पूरी तरह से प्लेन, पीछे इस हैलो पे, इस आभा मंडल पे कोई सजावट नहीं होती थी। बट मथुरा में इस हैलो में सजावट होती थी, ठीक है। तो ये पूरी तरह से सजे हुए होते, चारों तरफ से सजे हुए होते थे। देन तो ये एक डिफरेंस है कि हैलो दोनों में तो था, बट यहाँ पे सजावट थी और वहाँ पे वो बिल्कुल ही प्लेन था। अब अलग स्पेशलिटीज की बात करें अगर जो मथुरा स्कल्पचर में, तो जैनिज्म के भी फिगर्स बनते थे, कि जैनिज्म की भी मूर्ति कला यहाँ पर थी। तो जैनिज्म में क्या था कि मैं एक अलग पेज लेके आपको इसको इलॉबरेट करना चाहूँगा। तो जैनिज्म के जो इमेजेस थे, समझिए, तो जैनिज्म में इन्होंने तीर्थंकर्स के स्कल्पचर्स बनाए, तीर्थंकर्स के स्कल्पचर्स बनाए। और इसके अलावा तो जैसा कि आप रिलीजन में पढ़ते हो कि 24 तीर्थंकर्स थे जैनिज्म में, तो 24 तीर्थंकर्स का डिपिक्शन है। बट उसमें से भी सबसे ज्यादा जो डिपिक्शन है वो है वर्धमान महावीर का। तो इन्होंने वर्धमान महावीर को ज्यादा दिखाया है स्कल्पचर्स में।
और जहाँ तक बात आती है वर्धमान महावीर को दिखाने का, तो इन्हें अक्सर स्टैंडिंग पोस्चर में दिखाया जाता है, ठीक है। तो वर्धमान महावीर को स्टैंडिंग पोस्चर में, फिर उसके अलावा वर्धमान महावीर की इमेज जो होगी दैट वुड बी नेकेड इमेज, देन standing posture, naked image, and he is surrounded by many animals, creepers and snakes. Then तो इनफैक्ट उनकी बॉडी पे भी कभी कभी दिखाया जाता है कि स्नेक्स हैं, ठीक है, उनके हेयर पार्ट से नीचे की तरफ आ रहे हैं, बट उनको उससे कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। तो जनरली तीर्थंकर्स का डिपिक्शन है, और तीर्थंकर्स में भी मेनली वर्धमान महावीर का डिपिक्शन है, दैट इज स्टाइल ऑफ स्कल्पचर में। अब मथुरा में ही जब हम हिंदू धर्म से संबंधित स्कल्पचर की बात करें, तो मथुरा में हिंदू धर्म से संबंधित, ठीक है, हिंदुइज्म से रिलेटेड दो तरह के ट्रेडिशन काफी स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। तो स्कल्पचर्स की जब बात करते हैं मथुरा में हिंदू धर्म की, तो एक तरफ लॉर्ड शिवा का डिपिक्शन है, ठीक है, भगवान शिव का डिपिक्शन है, और दूसरी तरफ लॉर्ड विष्णु का डिपिक्शन है, ठीक है। बट थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है दोनों डिपिक्शन में। तो भगवान शिव को ये अक्सर शिवलिंग के रूप में दर्शाते थे। इस युग में भगवान शिव को ये शिवलिंग या मुखलिंग के रूप में दर्शाते थे। तो शिवलिंग, आई होप कि आप सभी भली भांति परिचित हो कि शिवलिंग क्या होता है। मुखलिंग क्या है कि जो शिवलिंग का ऊपर वाला पार्ट है, समझिए इस बात को कि ये शिवलिंग का ऊपर वाला जो पार्ट है, अगर जो इसमें भगवान का मुख यहाँ पर बना हो तो इसको मुखलिंग कहते हैं, और अगर जो नहीं बना हुआ है तो ये शिवलिंग। शिवलिंग तो दोनों ही हैं, ठीक है, बट जिस शिवलिंग में मुख बना हो तो उसको शिव मुखलिंग कह सकते हैं। तो इस तरह का डिपिक्शन था भगवान शिव का, कि इस तरह की मूर्तियां उनकी बनती थी। जहां तक बात आती है भगवान विष्णु की, तो भगवान विष्णु को पूरे तरह से दर्शाया गया है, मतलब संपूर्ण शरीर के साथ, मतलब सभी बॉडी पार्ट्स के साथ, और इसके अलावा भगवान विष्णु के आयुध को भी स्पेशल स्थान दिया गया है, ठीक है। तो आयुध का मतलब कि भगवान विष्णु को उनके मल्टीपल आर्म्स, जो बहुतायत उनके जो आर्म्स हैं, हाथ हैं, उनको दर्शाया गया, और उन आर्म्स में जो उन्होंने वेपन्स रखे हैं, जैसे कि उनके एक हस्त में सुदर्शन चक्र, एक हस्त में गदा, ठीक है, तो एक हस्त में गदा, फिर कोई और हस्त है जो किसी अभय मुद्रा में है, तो किसी और मुद्रा में है। तो इस तरह से उनके बहुत सारे जो हस्त हैं उनको दिखाया गया, और उन हस्त में जो वेपन्स हैं उसको दिखाया गया है। तो भगवान विष्णु का डिपिक्शन। तो अब फिर से वापस से देखते हैं कि मथुरा में क्या क्या चीज़ें थी। तो मथुरा में भगवान बुद्ध को दर्शाया है, मथुरा में जैनिज्म से रिलेटेड इमेजेस भी बने हैं, और हिंदुइज्म से भी संबंधित इमेजेस बने हैं। बट किस सैंडस्टोन में? तो रेड सैंडस्टोन का यूज़ हुआ है मथुरा स्कल्पचर में। अब आगे चलते हैं, ठीक है, इसके बाद अमरावती स्कल्पचर पर, ठीक है। तो अमरावती, जहाँ तक बात आती है अमरावती स्कल्पचर की, तो अमरावती के स्कल्पचर एरिया, तो एज फार एज एरिया इज कंसर्न, किस एरिया में? तो लोअर कृष्णा गोदावरी वैली, ठीक है। केजी बेसिन आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है, कि सो लोअर कृष्णा गोदावरी वैली, तो ये मेनली आंध्रा में हो गया। फिर उसके अलावा जो मटेरियल है, यहाँ पे जिस मटेरियल को यूज़ किया है इन लोगों ने, वो है वाइट मार्बल। तो वाइट मार्बल को यूज़ किया है। फिर कोई भी बाहर का प्रभाव नहीं है, ठीक है, अमरावती में ये कंप्लीटली इंडिजिनस है। और जहाँ तक बात आती है कि किन डायनेस्टीज ने इसको पैट्रोनाइज किया, तो पैट्रोनाइजेशन दो डायनेस्टीज ने किया है, एंड ये डायनेस्टीज हैं सातवाहन और इक्ष्वाकु। सातवाहन और इक्ष्वाकु। फिर इसके अलावा जो तीसरी बात है कि तीसरी चीज है कि तीसरी चौथी जो भी आप कहिए कि किसकी मूर्तियां बनी थी, किस थीम पर मूर्तियां बनी। तो थीम जो है अमरावती का वो कंप्लीटली बेस्ड है
बुद्धिज्म पे, ठीक है। तो ये भी कंप्लीटली बेस्ड है बुद्धिज्म पे, गांधार की तरह, ठीक है। तो गांधार और अमरावती बुद्धिज्म पर बेस्ड हैं और मथुरा बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म तीनों पर बेस्ड हैं। अब आगे बात आती है कि फीचर्स क्या हैं। तो अमरावती अपने आप में ही बहुत अलग स्कल्पचर है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि अमरावती में दैट सिंगल डोमिनेटिंग इमेज नहीं बने थे, ठीक है। तो सिंगल डोमिनेटिंग इमेजेस नहीं बने थे, इनफैक्ट अमरावती में पैनल स्कल्पचर बने थे। तो पैनल स्कल्पचर का मतलब कि एक कोई ज्योमेट्रिकल शेप ले लिया, मान लीजिए आपने स्क्वायर ले लिया या सर्कुलर ले लिया, तो इसमें ये एक पैनल हो गया, मतलब एक मतलब पत्थर की शिला हो गई, ठीक है, जिसको इसमें कट किया और इस पे जो इमेज बनाए गए, ठीक है, जो स्कल्पचर्स बनाए गए वो जातक कथा से प्रेरित इमेज है, ठीक है। तो जातक कथा का डिपिक्शन है इन पैनल्स पे। अब जातक कथा में कि एक सिंगल डोमिनेटिंग इमेज कभी नहीं होता है जातक कथा में, ठीक है। जातक कथा में जो इमेजेस होंगे वो इंस्पायर्ड होंगे, ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर से। तो फॉर एग्जाम्पल एक बहुत इंपॉर्टेंट जातक कथा बताऊंगा कि क्वीन माया देवी ड्रीम, तो माया देवी का जो ड्रीम है, ठीक है, जो कि बुद्धा की मदर थी, तो वो इस जातक कथा में कि वो एक मतलब ऐसे उनका डिपिक्शन है कि वो लेबर पेन में है, वो लेटी हुई हैं। यहाँ पे एक पीपल के पेड़ का डिपिक्शन है, ठीक है। तो पीपल के कुछ अप्सराएं यहाँ पे डिपिक्टेड हैं, एक यहाँ पे हाथी डिपिक्टेड है, कुछ लोग अटेंडेंट हैं जो यहाँ पे डिपिक्टेड हैं। तो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है इस इमेज में, मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। और ये जो स्कल्पचर बनाने का ट्रेडिशन है, यह एक कहानी को दर्शाता है और वो कहानी जातक कथा है। तो अमरावती के स्कल्पचर जातक कथा पे बेस्ड हैं, सिंगल डोमिनेटिंग स्कल्पचर्स नहीं हैं और यही है इनकी स्पेशलिटी। तो ये बात रही हमारी मथुरा, गांधार और अमरावती की। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर और बहुत महत्वपूर्ण, जो कि है चोला स्कल्पचर। तो लेट्स टॉक अबाउट द चोला स्कल्पचर। सो एक बेहद ही खूबसूरत अचीवमेंट, ठीक है, अर्ली मेडिवल इंडिया के और चोला शासकों के अंतर्गत नटराज। तो नटराज की मूर्ति, ठीक है, नटराज का स्कल्पचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। अब नटराज की जो मूर्ति है डिपिक्शन क्या है? तो एक तरह से इसको कहा जाता है कि नटराज की जो मूर्ति है, इट इज डिपिक्शन ऑफ cosmic dance of Lord Shiva. Depiction of cosmic dance of Lord Shiva. तो what is this? क्या है ये भगवान शिव का कॉस्मिक डांस? तो कॉस्मिक डांस की भगवान शिव को नटराज कहते हैं। नटराज का मतलब कि जो डांस के द्योतक हैं, ठीक है। तो ये उनके कॉस्मिक डांस की मतलब आप भली भांति परिचित होंगे कि लॉर्ड शिवा को सृजनकर्ता भी हैं और हरणकर्ता भी हैं एक तरह से। तो इनका जो डांस है उसका संबंध डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स से भी है और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स से भी है। तो एक तरह से नटराज की मूर्ति इसी बात का डिपिक्शन है। बट नटराज की मूर्ति में दिखाया क्या गया है? तो मैं अपनी प्रिमिटिव शैली में ही एक इमेज बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कि जिससे हम इस बात को समझ सकें। और बेसिकली एक बात आप ध्यान रखना, मैं इमेज बनाने में इसलिए बिलीव रखता हूँ क्योंकि आपको मेंस एग्जाम में कहीं से इमेज कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जब आप आर्ट एंड कल्चर के आंसर्स लिखते हो तो इमेज आपको वहीं बनाना है। मंदिर की वास्तुकला में मैंने इमेजेस बना के इस पे दिखाए हैं आपको, इसलिए कि वैसे ही इमेजेस अगर एग्जाम में बनाते हो तो आधा से 1 नंबर आपके आंसर्स में बढ़ जाते हैं। आपको वहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आपने कोई पीडीएफ खोला, कोई गूगल खोला, गूगल से एक इमेज लिया और वहाँ पे उठा के चिपका दिया। तो ध्यान रखें कि इमेजेस बनाना स्टार्ट करें, ठीक है, अगर सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, इंटरटेनमेंट नहीं। इंटरटेनमेंट तो मिलने के लिए बहुत सारी जगह हैं। तो
कमिंग बैक टू दिस पार्ट, ठीक है, अब जो भगवान शिव की मूर्ति में जो बाहर का डिपिक्शन है, ठीक है, तो इसको कहते हैं ज्वालमाला। डन। तो बाहर की तरफ ज्वालमाला है, ठीक है, ऐसे करके ज्वाला दिखाई गई है जगह जगह पे, ज्वालमाला। फिर उसके अलावा भगवान शिव ने यहाँ पे एक डेमन को दबा रखा है अपने पैर से, और इस डेमन को बोलते हैं अपस्मरा। डन। अपस्मरा। तो अपस्मरा कौन है? कि अपस्मरा इज द डेमन, दैत्य है, ठीक है, एंड दैत्य ऑफ व्हाट? तो ही इज डेमन ऑफ इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस के डेमन है, ठीक है। तो एक तरह से ये इमेज इस तरह का डिपिक्शन है कि भगवान शिव ने अपस्मरा को अपने पैर से दबा तो रखा है, पर वो उसको मारते नहीं हैं, क्योंकि इग्नोरेंस को कम किया जाता है, ठीक है। इग्नोरेंस कभी समाज से खत्म नहीं हो सकता, और एक महत्व भी होता है इग्नोरेंस का कि अगर इग्नोरेंस का काम क्या होता है कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, और कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा तो आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाओगे। तो कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में इग्नोरेंस का होना जरूरी है, बट बहुतायत मात्रा में नहीं कि पूरी सोसाइटी ही कंफ्यूज हो जाए। डन। तो इसलिए उन्होंने एक पैर से इग्नोरेंस को, अपस्मरा को दबा रखा है। फिर उसके अलावा इस कॉस्मिक डांस में और क्या डिपिक्शन है कि एक हस्त भगवान शिव का डोल हस्त है। डोल हस्त का मतलब कि एक हस्त जो है उनका डोल हस्त है, तो इसमें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके हाथ में, जिसको आप जानते होंगे डमरू कहते हैं। तो डमरू से वो रिदम क्रिएट करते हैं। फिर दूसरा जो एक हस्त है उनका, जो अभय हस्त में है, ठीक है। तो अभय हस्त की जो राइट हैंड है और इस तरह की मुद्रा है। तो इस मुद्रा का मतलब होता है कि जो डिवोटीज हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो अभय रहें। अभय का मतलब कि उनके डांस से फेयरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, उनको निर्भीक होना चाहिए। और देन उसके अलावा उनके जो पैर है, ठीक है, लेफ्ट जो लेग है, तो उस लेग से उन्होंने उसको ऐसे मोड़ रखा है, ठीक है, ऊपर उठाकर मोड़ रखा है, ठीक है। जैसे ये लेग है तो ऊपर उठाकर ऐसे मोड़ रखा है। तो ये एक तरह से कहते हैं कि ये जो उनका पैर है वो भुजंग त्रसिता है, ठीक है। तो भुजंग त्रसिता, और भुजंग त्रसिता का मतलब कि इस पैर से वो माया के पर्दे को हटा रहे हैं, कि दिमाग पे जो माया का पर्दा चढ़ा हुआ है उस पैर से वो उसको हटा रहे हैं। तो ये डिपिक्शन है भगवान शिव के नटराज की मूर्ति की। और सबसे स्पेशल बात है कि कुछ कुछ साइंटिफिक लैब्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण लैब्स हैं, जिनके बाहर नटराज की मूर्ति लगी हुई है। और बहुत महत्वपूर्ण है CERN की लेबोरेटरी, जो कि यूरोप में है, जहाँ पे ये ट्राई किया जा रहा है कि बिग बैंग प्रूव हो जाए। तो वहाँ उनकी लेबोरेटरी के बाहर नटराज की मूर्ति प्रदर्शित है। और वजह भी हो सकती है कि एक तरह से ये मूर्ति डिपिक्शन है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों का। तो ये चोला पीरियड का सबसे बड़ा अचीवमेंट था, और इंडिया की एक बहुत बड़ी समृद्धि है। तो इन टॉपिक्स को आप दोहराएं, और ऑब्वियसली कि किताब पढ़ने बहुत ज़रूरी है, तो किताबों को पढ़ते रहें, ठीक है। जिस भी मटेरियल से आप अपना आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कर रहे हैं, कृपया पढ़ते रहें। और मिलते हैं अगली क्लास में। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी बुद्धिज़्म जैनिज़्म, ठीक है। तो रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ इंडिया उसको करेंगे, और फिर लास्ट के 2 क्लासेस। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।